हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, पहला जो मैराथन क्लास था आप लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा। आज का हमारा दूसरा मैराथन क्लास है जिसमें हम लोग NEP 2020, NCF 2005 और RT एक्ट 2009 को अच्छे से पढ़ेंगे। और आज जो है ये वीडियो जो है थ्योरी सेक्शन का होगा पूरा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और आनंद आएगा आपको पढ़ते हुए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको 4 से 5 नंबर दे सकता है। क्योंकि NEP जो है वो हिंदी में भी पूछी जाती है, गणित में भी पूछी जाती है, बाल विकास में भी पूछी जाती है। NCF जो है वो भी पूछा जा सकता है। इसी वजह से लगभग 4 से 5 नंबर ये वीडियो दे सकता है आपको। जैसे जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग 3 से 4 नंबर आराम से देते हैं, वैसे ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं मैराथन का, और भी बहुत सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए हुए। तो हमारा पहला टॉपिक है NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। देखिए, NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार लाने के लिए NCF 2005 लाया गया था। देखिए, इसका जो मेन फार्मूला है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि NCF 2005 का फार्मूला कौन सा है। तो बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक हो, इसीलिए जो है NCF 2005 लाया गया। भारत सरकार के MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में NCF 2005 की जो है समिति बनाई गई थी। और NCF 2005 जो है ये 14 जुलाई और 19 जुलाई 2004 की बैठक के बाद जो है NCF 2005 का जो है जो समिति थी वो बनाई गई थी। याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि प्रोफेसर यशपाल जी जो है NCF 2005 समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये आती है कि सिद्धांत जो हैं ये 5 सिद्धांत हैं। इन्हीं पर जो है क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये आपको 5 सिद्धांत जो है रट लेने हैं। क्या कर लेना है? रट लेना है, अन्यथा जो है आपका 1 नंबर चला जाएगा। देखिए, ज्ञान को केवल विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए। ज्ञान को केवल विद्यालय तक जो है सीमित ना रखा जाए, सबसे पहला सिद्धांत यही है। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है 1 से 100 तक गिनती सीख लेता है, आ से ज्ञ तक जो है वर्णमाला सीख लेता है, तो बच्चे को ऐसा ज्ञान दिया जाए कि इनका उपयोग बच्चा जो है अपने व्यवहारिक जीवन में भी कर पाए। इसी वजह से ज्ञान को केवल विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए। रटंत प्रणाली से स्वतंत्रता, यानी बच्चे को जो है केवल रटने के लिए ज्ञान ना दिया जाए। ये नहीं परीक्षा पास करने के लिए जो है रट लीजिए बस आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो रटंत प्रणाली से स्वतंत्र हो। ठीक है, तीसरा हमारा सिद्धांत है सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऐसा जो है ज्ञान बच्चे को दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है परीक्षा को अधिक लचीला बनाया जाए। परीक्षा को जो है लचीला बनाया जाना चाहिए, ये नहीं बहुत कठोर जो है परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्तर के अनुसार से जो है परीक्षा होनी चाहिए। और परीक्षा को लचीला बनाया जाना चाहिए, मतलब कि कक्षा 10 की परीक्षा जो है ऐच्छिक होनी चाहिए कि किसको जो है आर्ट साइड लेनी है, किसको जो है साइंस साइड लेनी है, किसको मैथ लेनी है, किसको जो है बायोलॉजी लेनी है। इस प्रकार की चीज़ें जो है होनी चाहिए। अगला हमारा जो सिद्धांत है 5वां, देश के लिए चिंतन का विकास। ठीक है, तो देश के लिए चिंतन का विकास, ऐसी भावना जो है ज्ञान के माध्यम से बच्चों में आनी चाहिए। देखिए, यही जो 5 पॉइंट हैं आपके एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आप इनको नहीं रट पा रहे हैं, अब भैया आपको नंबर लाना है तो रट लीजिए, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि माइनस पॉइंट जो है हमेशा आप लोग हटा दीजिएगा, आपका सीटेट में जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, जैसे देश के लिए चिंतन का विकास हो सकता है यहाँ पे राज्य दे दे। ठीक है, तो चीज़ें जो है बदल जाएंगी। यहाँ पर देश के लिए चिंतन का विकास जो है होना चाहिए। ज्ञान को केवल विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए, रटंत प्रणाली से स्वतंत्र किया जाए, सर्वांगीण विकास हो बच्चे का, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। परीक्षा को अधिक लचीला बनाया जाए, देश के लिए चिंतन का विकास।
ठीक है, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है सुझाव, यानी एनसीएफ 2005 ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। ये आपको क्या करने हैं, ये आपको एकदम सरसरी निगाह से पढ़ लेना चाहिए। जैसे पहला सुझाव दिया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है वो हमेशा चलता रहना चाहिए, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि बच्चे जो है किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं। खेल को महत्व देना चाहिए। ज्ञान जो है जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, ऐसा जो है सुझाव देते हैं कौन, एनसीएफ 2005। मोटी मोटी जो किताबें हैं इनका जो है खात्मा करना है और व्यवहारिक ज्ञान देना है। कैसा ज्ञान देना है, व्यवहारिक। मुक्त वातावरण करके सीखने पे जोर, यानी बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखना चाहिए। ये नहीं जो है उसको जेल में बंद कर दिया जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसको दंड भी दिया जाए तो वो नहीं पढ़ पाएगा। इसी वजह से बच्चे को जो है मुक्त वातावरण दे करके सीखने पर जो है ध्यान देना चाहिए। अगला हमारा सुझाव दिया गया, 6 माह में शिक्षकों का प्रशिक्षण होना चाहिए। देखिए 6 माह में शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है होना चाहिए चीज़ों को लेकर के, जैसे वर्तमान में जो है होता रहता है, ठीक है। वर्तमान में शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है कभी गणित का प्रशिक्षण, कहीं खेल किट का प्रशिक्षण जो है, गणित की किट मिलती है हम लोगों को कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग प्रकार की किटें दी जाती है। जैसे विज्ञान किट जो है वो दी जाती है जूनियर में, तो उसका प्रशिक्षण है, गणित है किट उसका प्रशिक्षण है, इंग्लिश का प्रशिक्षण है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण है, तो ये दिया जाता है शिक्षकों को। शिक्षा बच्चों के स्तर के अनुसार से होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे संगीत, आर्ट, नृत्य, एनसीसी आदि का भी जो है प्रयोग होना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि कक्षा 5, 8 और 11 के लिए एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए कक्षा 5, 8 और 11 के लिए। वैसे अब तो जो है केवल कक्षा 10 और 12 के लिए है। पहले जो है कक्षा 5 की भी परीक्षा बोर्ड की होती थी, 8 की भी होती थी, ठीक है। तो इसको जो है रोकना है। पुरस्कार जो है वो तो आप दे सकते हैं, लेकिन दंड जो है, पनिशमेंट जो है ये वर्जित किया गया है। पनिशमेंट जो है आप किसी भी प्रकार का नहीं दे सकते हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, या किसी भी प्रकार का दंड जो है आप बच्चे को नहीं दे सकते हैं। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, यानी समस्या का पता लगाएं और उसका जो है निदान करना चाहिए, यानी उसका जो है उपचार करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब समस्या का पता लगाएं कि किस वजह से समस्या है और उसका जो है उपचार करना चाहिए। तो मतलब निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की भी बात की गई है। यहाँ पर हो सकता है कुछ भी और दे दे यहाँ पे, जैसे आलोचनात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की बात की गई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पर आ जाए कि मातृभाषा के साथ हिंदी पढ़ना, ठीक है, मातृभाषा के साथ संस्कृत पढ़ना। पूर्व ज्ञान का उपयोग, देखिए पूर्व ज्ञान का उपयोग भी पढ़ाते वक्त करना है। ये सभी टीचर को बताया जाता है जब वो ट्रेनिंग करते हैं। परीक्षा का डर दूर करना, ये भी जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। कक्षा 1 से 12 तक कब, कैसे और क्या पढ़ाना है, इसका जो है शेड्यूल जो है अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो ये एनसीएफ 2005 था हमारा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी जो है इससे 1 नंबर का प्रश्न जो है आ जाता है। जब आएगा तो आप सोचेंगे कि मैंने काश पढ़ लिया होता तो जो है आज 1 नंबर से जो मैं फेल हुआ हूँ वो पास हो जाता। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत आप लोग रट लीजिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे आरटीई एक्ट 2009। देखिए आरटीई एक्ट जो है यही वर्तमान में काम कर रहा है, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 जो आ गई है तो उस पर जो है अब ज़्यादा काम होने लगा है, लेकिन इनसे प्रश्न बनने की संभावना अभी भी बनी रहती है। देखिए आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पूरा कहें तो उसकी बात होती है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाने के लिए जो है बहुत सारे जो है संविधान में संशोधन किए गए। जैसे संविधान में 86वां संशोधन जो है सन 2002 में किया गया, और अनुच्छेद 21A में जो है
शिक्षा को जो है मूल अधिकार बना दिया गया यहाँ पर, और ये 6 से 14 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार जो है शिक्षा को कब बनाया गया? सन 2002 में। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21A है, संशोधन है 86वां। मूल कर्तव्य बनाया गया अनुच्छेद 51 के ए में जो है 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। अनुच्छेद 45 में जो है नीति निर्देशक तत्व में जो है बात की गई है किसकी? शिक्षा की। इसको भी याद रखिएगा। 20 जुलाई को राज्यसभा में, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद अंतिम जो साइन हुए प्रेसिडेंट के वो 26 अगस्त 2009 को हुआ। उसके बाद जो है आपका RTE एक्ट 2009 क्या हो गया? पारित हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको रट लेने हैं। देखिए 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत देश में आपका RTE एक्ट लागू हो गया, और आपका जो इंडिया है, भारत है, ये 135वां देश बन गया RTE एक्ट लागू करने वाला पूरा विश्व में। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये पूरे भारत देश में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर हमेशा अपवाद ही रहता है, उसको जो है अभी भी अपवाद है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है कि RTE एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को पूरे संपूर्ण भारत देश में लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। सबसे बड़ी बात आती है, अगर नया प्रश्न बनेगा तो बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उन्हीं के आगे पीछे जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आते हैं, उन्हीं के आगे पीछे जो है पूरा पेपर जो है घूमता रहता है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश की लैंग्वेज जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो सीटेट का पेपर होता है उसमें इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो थोड़ा आसान होती है। लिखा इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं। ठीक है, 28 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। ठीक है, तो थोड़ी महत्वपूर्ण आपकी जो धाराएं हैं उनको देख लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं सभी के लिए शिक्षा की बात जो है धारा 3 में की गई है, लेकिन है 38 धाराएं। हम वही धाराएं पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो है धारा जो 4 है, ये कहता है कि बच्चे को उसकी उम्र के आधार पर प्रवेश देना चाहिए। ये नहीं 15 साल का बच्चा जो है आप कक्षा 1 में नहीं लिख सकते हैं, तो उम्र के आधार पर जो है प्रवेश देना। अनुच्छेद नहीं, धारा 6 कहती है कि 3 वर्षों में बालकों के घर से 1 किलोमीटर प्राथमिक, यानी जो कक्षा 1 से 5 के बच्चे हैं उनके लिए जो प्राइमरी स्कूल की दूरी होगी उनके निवास स्थान से वो 1 किलोमीटर होगी। ठीक है, और जो अपर प्राइमरी लेवल है कक्षा 6 से 8 के लिए, इनके लिए स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर होगी। हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। देखिए अनुच्छेद नहीं, धारा 7 कहती है कि केंद्र और राज्य जो है शिक्षा पर जो है एक अनुपात में व्यय करेंगे। अनुच्छेद नहीं, धारा 10 कहती है कि माता पिता का कर्तव्य है, धारा 10 कहती है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको वो स्कूल भेजें। ठीक है, धारा 12 कहती है निजी विद्यालयों में 25% सीट जो है, 25% सीट जो है SC और ST के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं फॉलो किया जाता है प्राइवेट स्कूलों में। धारा 13 का पहला जो पॉइंट है ये कहते हैं प्रवेश शुल्क लेने पर पहले जो है 10 टाइम जुर्माना, यानी बच्चे पर जो है अगर आप प्रवेश शुल्क लेंगे तो आपको 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो होता है भाई। और देखिए देखिए ये जो नियम है ना, जैसे RTE एक्ट 2009 है, वास्तव में ये लागू होते ही नहीं है, लागू होते नहीं है क्योंकि लोग जो है उनको लागू होने नहीं देते हैं। प्राइवेट स्कूल में देखिए जो है प्रवेश शुल्क लिया जाता है,
और प्रवेश परीक्षा पहले ही जो है बच्चे को जो है लिया जाता है कि देख लें भैया 50 में कितने नंबर आएंगे, 100 में कितने नंबर आएंगे, उसी हिसाब से बच्चे को जो है कक्षा 3 में लिखा जाएगा, कक्षा 4 में लिखा जाएगा। देखिए, प्रवेश परीक्षा के लिए अगर स्कूल में, किसी स्कूल में प्रवेश परीक्षा ली जा रही है और अगर आप इसकी शिकायत कर दें तो उसको पहली बार जो स्कूल है उसको 25,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर से वो बार बार ले रहा है तो उसको 50,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, और धारा 14 कहती है कि बच्चे के पास अगर आयु प्रमाण पत्र नहीं है, आयु प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी उसका प्रवेश जो है नहीं रोका जाएगा। लेकिन ये होता नहीं है। अवरोधन और निष्कासन पर रोक, अवरोधन और निष्कासन पर जो है रोक, अवरोधन और निष्कासन पर जो है रोक है। बच्चे को आप ना ही निकाल सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसकी पढ़ाई को रोक सकते हैं। ठीक है, ये नहीं एक कक्षा में बार बार फेल करके जो उसको उसी कक्षा में रखा जाए। या हो सकता है वो अपने माता पिता के साथ आज यहाँ पर कक्षा 3 में पढ़ रहा था, अब वो मान लीजिए कहीं दूसरी जगह चला गया, तो फिर जो है जहाँ से उसकी पढ़ाई छूटी है वहीं से जो है उसको पढ़ाना पड़ेगा किसी भी स्कूल को। तो अवरोधन और निष्कासन पर रोक, धारा 17 कहती है कि शारीरिक व मानसिक दंड जो है, दंड पर रोक है। 18 जो धारा है, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जाएगा। बिना मान्यता के स्कूल, बिना मान्यता के स्कूल कोई नहीं चला सकता है। धारा 20 कहती है अनुसूची में संशोधन का अधिकार। जो अनुसूची है, अनुसूची एक ही अनुसूची है, उसमें संशोधन का अधिकार केवल जो है केंद्र सरकार के पास है। धारा 21 जो है बात करती है एसएमसी, एसएमसी होती है ना, विद्यालय प्रबंधन समिति। ये एक जो है समिति होती है स्कूल में, वो बहुत सारे काम करती है। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का भी निर्माण किया जाएगा धारा 21 के अंतर्गत। अब देखिए धारा हमारी 23 है, धारा 23। देखिए धारा 23 कहती है कि शिक्षकों के लिए योग्यता जरूरी है। ठीक है, ये नहीं प्राइवेट स्कूल में कोई जो है जा कर के पढ़ा ले, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको बहुत सारी योग्यताएं पार करनी होती हैं। सीटेट पास करना होता है, टेट पास करना होता है, फिर सुपर टेट पास करना होता है। ठीक है, सीटेट जो है साल में 2 बार आता है, टेट जो है सालों साल लग जाते हैं, सुपर टेट का अता पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे जो है वो योग्यताएं लेकर के बैठे हैं, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं। इतना सब धरना वरना होता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। धारा 14 नहीं 24 है भाई। धारा 24 कहती है कि शिक्षकों के कर्तव्य होते हैं कि उसको स्कूल में क्या करना है। धारा 25 कहती है, धारा 25 जो है छात्र और शिक्षक अनुपात पर बात करती है। ठीक है, धारा 27 कहती है, ये नोट कर लीजिए भाई, धारा 27 कहती है कि चुनाव, जनगणना, आपदा के अलावा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। यानी टीचर चुनाव में लगाया जाएगा, जनगणना में लगाया जाएगा, और आपदा आ जाए, मान लीजिए आपके आसपास आपदा आ जाए तो आपको भी लगाया जा सकता है। ये टीचरों को पता होना चाहिए कि चुनाव में आपकी ड्यूटी लग सकती है, जनगणना में, और अगर आपदा आ जाए तो उसमें आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, ऐसा आरटी एक्ट कहता है। बाकी अन्य शैक्षणिक कार्य हैं उसमें आप नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन चुनाव संबंधी अगर कोई भी काम होगा उसमें आपको लगाया जाएगा। धारा 31 कहती है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थीं, आपको समझ में आया होगा ज़रूर, ऐसा मैं जो है उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग बात कर लेंगे, एक अनुसूची है, एक ही अनुसूची है लेकिन उसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो हो सकता है आपका 1 नंबर चला जाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए। देखिए आरटीई एक्ट की एक अनुसूची है, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है कितने बच्चों पर कितने टीचर होंगे ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए कक्षा 1 से 5 तक जो है 60 बच्चों पर 2 टीचर,
ठीक है। और 60 से 90 पर, ये जो यहाँ पे हैं ये छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, 60 से 90 पर 3 टीचर्स होने चाहिए। और 91 से 120 तक जो है आपके 4 टीचर। और 121 से 150 के बीच में 5 टीचर। और 151 से 200 में जो है आपके 5 टीचर प्लस एक जो है हेड टीचर होना चाहिए। और 200 से अधिक बच्चों पर जो है क्या अनुपात होगा, 40 छात्रों पर एक टीचर होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि 200 से अधिक होने पर बच्चे जो है, बच्चों और शिक्षकों का अनुपात कितना होगा, तो 40:1 होगा। इसी प्रकार से बात करी जाए कक्षा 6 से 8 की। कक्षा 6 से 8 की बात कर लें तो यहाँ पर जो है 35 बच्चों पर एक टीचर होगा। ठीक है, और 100 से अधिक बच्चों पर एक हेडमास्टर होगा। ठीक है, यही था अनुपात। ठीक है, ये आपको अनुपात याद रखना है। और उसके बाद जो है न्यूनतम कार्य दिवस, यानी साल में कितने डेज जो है पढ़ाया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्राइमरी लेवल में 200 दिन जो है 200 दिन साल में पढ़ाया जाएगा। और उच्च प्राइमरी लेवल यानी जूनियर लेवल पे 220 दिन पढ़ाया जाएगा। शिक्षण के घंटे कितने होंगे, प्राइमरी लेवल पर दिन में 4 घंटे पढ़ाना है और जूनियर लेवल पे 4.5 घंटे पढ़ाना है। यानी साल में 800 घंटे प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है और 1000 घंटे जो है वो जूनियर लेवल पर पढ़ाया जाना है। ठीक है, शिक्षक के सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे, यानी शिक्षक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करेगा न्यूनतम, तो ये कार्य करेगा 45 घंटे। ठीक है, तो हमारा अब आरटी एक्ट भी खत्म हुआ, एनसीएफ भी खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे एनईपी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात होगी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की इसने जो है जगह ली है। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाई जाती है और ये रिपोर्ट जो है 31 मई 2019 को देती है। ठीक है, और इसमें जो फार्मूला है ये 5-3-3-4 का फार्मूला यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहली जो आपकी शिक्षा नीति थी ये 1968 में इंदिरा गांधी के समय में लाई गई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, दूसरी शिक्षा नीति आपकी 1986 में राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उनके समय में आती है, जिसका मॉडल 10, 2 और 3 पर जो है आधारित था। ठीक है, 10+2 पर जो है आधारित था। लेकिन जो आपकी तीसरी शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये 5, 3, 3 और 4 पर आधारित है। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो शिक्षा थी वो 10+2 और 3 पर आधारित थी, यानी कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा 10 वर्ष की, और 2 जो है कक्षा 11 और 12 की, और 3 जो है स्नातक की शिक्षा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इस फार्मूले को चेंज कर दिया गया, 5, 3, 3 और 4 में जो है इसको कन्वर्ट किया गया। देखिए, पहले होता क्या था, देखिए जो पहले जो थी 10+2 की जो अवधारणा थी उसमें होता क्या था। देखिए, आपको पता है जो हमारी शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो 6 वर्ष से शुरू होती है। यानी कक्षा 1 में बच्चा जब 6 साल का होगा तो जो है वो प्रवेश करेगा। तो प्रारंभ में क्या था कि बच्चा 6 साल का हो गया तो वो वहाँ पर पहुँच गया, और कक्षा 10 तक पढ़ते पढ़ते वो 16 साल का हो जाएगा, यानी 10। ठीक है, और 2 ईयर में आपका 16 से 18 वर्ष में 11 से 12 वर्ष की जो है क्लासें करेगा। तो पहले जो फार्मूला था वो 10+2 पर चलता था, लेकिन जो वर्तमान का फार्मूला बना दिया गया वो 5, 3, 3, 4 का बना दिया गया। ये होता क्या है, देखिए, आपने आंगनबाड़ी का नाम सुना है, सुना होगा। आंगनबाड़ी में बच्चे पहले जाएंगे, फिर जो है उनका स्कूल में जो है नामांकन कराया जाएगा। यहाँ पर जो 5 है इसको समझते हैं। देखिए, 5
मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट कहती है कि कक्षा 1 में ऐसे बच्चे का नामांकन होना चाहिए जो 6 साल का हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 में क्या आएगा, हमने आपको बताया पहले जो है आंगनबाड़ी को छोड़ दिया जाता था, मतलब थे तो लेकिन उनको जो है ध्यान दिया नहीं जाता था। लेकिन वर्तमान में ध्यान दिया जाने लगा है प्री स्कूलिंग, यानी बच्चों को पहले से ही इतना सहज बना दिया जाए स्कूल के बारे में कि वो खेलते हुए जो है कक्षा 1 में पहुंच जाए। तो जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा और 3 से 6 वर्ष तक जो है बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, यानी यहाँ पर समझिएगा फार्मूला 5 वाला। ठीक है, तो ये तो आपका 3 साल हो गया, यानी 3 साल जो है वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा बाल वाटिका के माध्यम से। उसके बाद जब बच्चा 6 से 8 साल का हो जाएगा तो 2 वर्ष के लिए वो कक्षा 1 से 2 में पढ़ेगा, यानी 3 वर्ष जो है वो आंगनबाड़ी में जाएगा और 2 वर्ष जो है वो कक्षा 1-2 में पढ़ेगा। तब तक बच्चा कक्षा 1-2 तक 8 साल का हो जाएगा, यानी आंगनबाड़ी में 3 साल पढ़ा और कक्षा 1-2 में 2 साल पढ़ा, तो टोटल कितना हो गया 5। तो यहाँ पर यही 5 वाला फार्मूला काम कर रहा है। ठीक है, और बच्चा इसमें जो है कैसे सीखेगा, खेल पर सीखेगा, खेल आधारित क्रियाएं करेगा। ठीक है, इसके जो चरण हैं, पहला चरण जो है फाउंडेशनल स्टेज, मूलभूत चरण कहा गया है। ठीक है, 5 जो है ये मूलभूत चरण कहा गया है, इसमें बच्चा खेल खेल करके सीखेगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे 3 वाला फार्मूला चल रहा है, ये जो 3 वाला फार्मूला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब बच्चा 8 से 11 वर्ष का हो जाएगा तो यह कक्षा 3 से 5 के बीच में क्या करेगा, पढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका 5वां है, इसमें शिक्षा जो है ऐसी होनी चाहिए, बिना भय के होनी चाहिए, और इसमें जो है पास और फेल का कोई भी भय नहीं होना चाहिए। कक्षा 3 से 5 के बीच में एग्ज़ाम बच्चों के शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो 8 से 11 वर्ष की स्टेज है इसे प्रारंभिक चरण कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 5 है इसको फाउंडेशनल स्टेज, मूलभूत चरण, और जो 3 है 8 से 11 वर्ष का, इसे प्रिपरेटरी स्टेज यानी प्रारंभिक चरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर से 3 आ रहा है, तो कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर जो है वोकेशनल जो है वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, समझे, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। पहले देखिए 10+2+3 का फार्मूला था, लेकिन वर्तमान में 5-3-3-4 का मॉडल हो गया है, और कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएगा, कंप्यूटर भी बच्चों को सिखाया जाएगा। तो 11 से 14 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा पहुंचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल पढ़ेगा, 6, 7 और 8। ठीक है, वोकेशनल जो है यहाँ पर कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 वाला आप समझ गए होंगे। उसके बाद 4 वाला कहाँ से आ गया, देखिए कक्षा 9 से 12, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसमें बच्चा जो है 4 साल जो है यहाँ पर अपने जो है करेगा, और यहाँ पर जो है मल्टी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यानी पहले जो है प्रारंभ में होता था ये 9 से 12 के बीच में कि बच्चा जो है जो साइंस ले रहा है वो साइंस ही पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर अब बदल दिया गया है, बच्चा कोई भी स्ट्रीम को पढ़ सकता है, आर्ट साइड भी पढ़ सकता है, आर्ट के सब्जेक्ट ले ले, साइंस के सब्जेक्ट ले ले, तो इनको जोड़ करके वो पढ़ सकता है। तो 5 वाला क्या है कि आंगनबाड़ी से लेकर के कक्षा 2 तक, और 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 से लेकर के 5 तक, और फिर 3 वाला आ जाएगा कक्षा 6 से 8 तक, फिर 4 वाला आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 से 12 तक। 10+2+3 वाला फार्मूला आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पे P वाला है ये प्रारंभिक चरण है, फिर 3 वाला कक्षा 6 से 8 तक का वाला ये मिडिल मध्य चरण है, और अंतिम चरण है सेकेंडरी स्टेज यानी माध्यमिक चरण। देखिए यहाँ पर जो है बात की गई है 360 डिग्री आकलन की, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है आकलन को थोड़ा सा बढ़ाया गया है और कहा गया है कि जब बच्चा पढ़ने जाए तो वो बच्चा स्वयं का आकलन भी करना उसको आना चाहिए। पीयर असेसमेंट यानी उसके सहकर्मी भी जो काम करते हैं, यानी जैसे मैंने काम किया कोई, तो मेरा दोस्त भी मेरा आकलन कर सके, ये भी होना चाहिए। अध्यापक भी आकलन कर सके, ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छी है।
मतलब जो है कि आकलन जो है बहुआयामी होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अभी स्टूडेंट के लिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड, जो मतलब वर्तमान में जो रिजल्ट तैयार हो रहा था वो बस जो है खाली टीचर ने उसका जो है आकलन किया और दे दिया, लेकिन इसको परिवर्तन किया गया है। 360 डिग्री बहुआयामी जो है कार्ड दिया जाएगा, यानी बच्चा स्वयं से आकलन करे, अपने शिक्षकों से आकलन करवाए, अपने सहपाठियों से आकलन करवाए। देखिए यहाँ पर जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो 360 डिग्री बहुआयामी होगा, जिसमें सभी बच्चों के कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक और अफेक्टिव यानी भावात्मक और मनोगत्यात्मक साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, में विकास की बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा, यानी कैप। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट आना चाहिए, और भावात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ये जो है 3 एस्पेक्ट भी इसमें आएंगे। तो इसमें पूछा जा सकता है कि 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड में कौन कौन से आयाम होंगे? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक और बात लिखी है कि आकलन जो है ये कठोर नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। देखिए पेन और पेपर टेस्ट से बच्चों का आकलन पहले पेन और पेपर पे होता था, लेकिन अब रचनात्मक होना चाहिए। एक परख की बात आ रही है। परख देखिए एक एप्लीकेशन है, जैसे परख एक एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा। ओमार पे एक पेपर आएगा और ओमार जो है आएगी, उसमें जो है ओमार को स्कैन करके परख ऐप पर जब अपलोड करेंगे तो बच्चों का जो है आकलन आ जाएगा कि बच्चों ने कितना सीखा। परख का पूरा नाम क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, एनईपी 2020 कहती है कि शिक्षा पर जो है 6% ख़त्म किया जाएगा जीडीपी का। एमएचआरडी ने जो एमएचआरडी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने जो है अब इसका नाम जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्ष की बीएड की होनी चाहिए। ठीक है, इसने जो है एमफिल की डिग्री जो है ख़त्म कर दी है। एमफिल की डिग्री ख़त्म हो गई है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया है, क्योंकि 4 साल की स्नातक डिग्री के प्रोग्राम के साथ सीधे पीएचडी अब जो है कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है संरचनात्मक समझ जो है विकसित करने के लिए एनईपी लाई गई है। रटंत पद्धति को ख़त्म किया गया है। केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई, इसको भी जो है कैंसिल किया गया है। बहुभाषिकता, ठीक है, बहुभाषिकता को यहाँ पर जो है प्रोत्साहन दिया गया है, विविधता को प्रोत्साहन दिया गया है। बहुभाषी होने के कारण जो है उच्च संज्ञानात्मक लाभ मिलेगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सतत मूल्यांकन पर जोर देना। ठीक है, सतत मूल्यांकन पर जोर देना है, ना कि केवल एग्ज़ाम के समय ही जो है काम चला दिया जाए, बच्चों को जो एग्ज़ाम दे दिया जाए, पेपर दे दिया जाए, उस समय जो है मूल्यांकन नहीं करना है। बच्चों का मूल्यांकन लगातार होते रहना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, और मूल्यांकन जो है वो परख के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षा का माध्यम देखिए यहाँ पर जो है कक्षा 8 तक के लिए क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मातृभाषा स्थानीय भाषा में उसको देना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात लिखी है, शिक्षा का माध्यम जो है ये मातृभाषा में कक्षा 8 तक होना चाहिए। देखिए जो लिखा है, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों के लिए त्रिस्तरीय भाषाई फार्मूला दिया। यहाँ पर लिखा है पहली भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। ठीक है,
दूसरी भाषा कैसी होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए हम हिंदी भाषी राज्य में रह रहे हैं तो दूसरी भाषा हम इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है, दूसरी भाषा इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन अगर हम गैर हिंदी भाषी राज्य में रह रहे हैं तो हिंदी या अंग्रेजी कुछ भी सीख सकते हैं। यहाँ पे लचीलापन है, ठीक है। यानी पहले तो आप मातृभाषा सीखेंगे, फिर आप इंग्लिश सीखेंगे, फिर तीसरी भाषा है जो है हिंदी भाषी राज्यों में विद्यार्थी अंग्रेजी या कोई आधुनिक भाषा सीखेंगे, ठीक है। तो पहले मातृभाषा, फिर इंग्लिश आ जाएगी, फिर अन्य जो है आधुनिक भाषा आ जाएगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फार्मूला में लचीलापन त्रिभाषा के अंतर्गत संस्कृत का भी अध्ययन होना चाहिए, इसकी भी बात की गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा भी शामिल की गई है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पाली या फारसी, ये भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है आना चाहिए, लेकिन हो सकता है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा कोरियन, जापानी, थाई, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझे होंगे। अभी हम लोग और भी चीज़ों पर बात करते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जो है पता होना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट आता है कि बच्चों में जो है क्षमता, रचनात्मकता, बच्चों में क्षमताओं का विकास होना चाहिए। रचनात्मकता और तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, इसका भी जो है पहचान कर उनका समग्र विकास करना चाहिए, ठीक है। और आपको जैसे बता दूं कि समावेशी शिक्षा के बारे में हर जगह बात की जाती है। समावेशी शिक्षा यानी सभी को जोड़ करके शिक्षा प्रदान करना, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी भाषाई क्षेत्र का हो, दिव्यांग है, यानी सबको जोड़ करके भाषा प्रदान करना, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कक्षा 6 से ही जो है रोजगार परक शिक्षा बच्चों को देनी होगी, ठीक है, इसको भी बात किया गया है। देखिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 या समावेशी शिक्षा को ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं, ठीक है, इसकी भी बात यहाँ पर करी गई है। और कक्षा 6 से जो है व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की जो है व्यवस्था की जाएगी। देखिए जो NEP 2020 है, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें हैं और इसको जो है आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषणात्मक आधारित अधिगम जो है बच्चों को आने लगे। रटंत विद्या जो है इसमें क्या किया गया है, रटंत विद्या को दूर किया गया, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। और अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी, जो अर्ली चाइल्ड केयर है ना, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित और बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया जाएगा, ठीक है। और स्कूल तैयारी मॉड्यूल, एक स्कूल तैयारी मॉड्यूल है, इसमें कहा गया है कि अगर बच्चा जो है पिछड़ रहा है, ठीक है, बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, कक्षा 1 में एडमिशन दिलाना है तो उसको जो है अलग से 3 महीने जो है खेल कूद के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है उसको एडमिशन दिलाया जाएगा। NEP 2020 के अनुसार लर्निंग जो है ये प्रयोगात्मक होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि जो शिक्षा होनी चाहिए खेल पर आधारित होनी चाहिए, खेल पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। और जो इसमें लर्निंग है यानी अधिगम है वो प्रयोगात्मक होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये सब NEP कह रहा है। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा, ठीक है। और 360 डिग्री बहुआयामी में जो है 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में पूछ दे कि मल्टी डायमेंशनल जो 360 डिग्री बहुआयामी
आपका जो कार्ड है इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट जो है लिए जाएंगे, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एनईपी की प्राथमिकताओं पर जो है कुछ पहल की गई, जैसे निपुण भारत अभियान एक चल रहा है, निपुण भारत अभियान, निपुण भारत अभियान, ये पॉइंट्स है आपको याद रखना है। निपुण भारत अभियान देखिए 2021 में जो है निपुण भारत अभियान जो है लॉन्च किया गया था, और इसमें मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक, ठीक है, FLN ट्रेनिंग जो है होती है, उसी के माध्यम से इसमें काम किया जाता है। देखिए निपुण भारत में बच्चे को जो है भाषा और गणित का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, इसी की बात की गई है। पूरे भारत को निपुण बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है 2026, ठीक है, ये निपुण भारत अभियान है। उसके बाद एक और आ जाता है आपका, एक और वहाँ पे जो है आता है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, निपुण भारत विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश जो है, एक विद्या प्रवेश आता है, विद्या मॉड्यूल, ये सब जो है प्राइमरी लेवल पे चल रहे हैं। विद्या प्रवेश की जो है बात आती है, विद्या प्रवेश में आता है कि एनईपी सभी बच्चों के लिए FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर देता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चे को जो भाषा और गणित अच्छे से आनी चाहिए। विद्या प्रवेश को NCERT द्वारा कक्षा ग्रेड 1 में, यानी कक्षा 1 में जो है प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए जो है शामिल किया गया है, ठीक है। अनुभव प्रदान करने के लिए विद्या प्रवेश जो मॉड्यूल है ये प्रतिदिन 4 घंटे समर्पित करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाल वाटिका, बाल वाटिका मैंने आपको बताया था कि बाल वाटिका क्यों ज़रूरी है। कक्षा 3 से नहीं, आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष का जो बालक है उसको सहज बनाने के लिए, कि वो आराम से जो है कक्षा 1 में पहुंच जाए, उसके लिए जो है ये बाल वाटिका प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही जो थी छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी मैंने आपको पूरा लगभग बता दिया है, बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, और इतना ही काफ़ी रहेगा NEP के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसका जो है मैं एक अलग से NEP पे, NCF पे और RT एक्ट पे जो है एक वीडियो लाऊंगा MCQ का, उसको पढ़िएगा, गारंटी देता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जो भी चीज़ें छूटी होंगी वो भी कवर हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मिलेंगे आपसे तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगला वीडियो आपके लिए जो है होगा वो MCQs का होगा, जिसमें इस टॉपिक पर जो है बात होगी। जो भी आज हम लोग पढ़ा है उसको जो है मैं MCQs की फॉर्म में लाऊंगा, जो सीटेट में आए हुए हैं, और नए प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।